Good morning students. Today I am going to discuss डायरेक्शन कन्वेंशन। आज मैं आप सभी से डायरेक्शन कन्वेंशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अहम है और इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना। इसमें थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि डायरेक्शन की क्या मान्यताएं हैं, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्शन को नहीं समझ पाने के कारण से न्यूमेरिकल बनाने में असफल हो जाता है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप इस ट्रिक को भी, इस टेक्निक को आप समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, क्या है मान्यता, क्या है कन्वेंशन, उसे आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके सामने का जो डायरेक्शन होता है, सामने के डायरेक्शन के लिए देखिए, ये सामने का डायरेक्शन है, यह नॉर्थ की डायरेक्शन होता है। और आपका जो राइट साइड, आप देखिए ये राइट साइड हो गया। अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये फ्रंट हुआ और ये बैक हो गया। तो जो फ्रंट का डायरेक्शन होता है नॉर्थ, राइट साइड का डायरेक्शन होता है ईस्ट, तो जाहिर है कि लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट और जो बैक का डायरेक्शन है ये हो जाएगा साउथ की डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगली जानकारी, जो अगला कन्वेंशन है, अगला मान्यता है, उसे आप देखिए। रूल बताता है, कन्वेंशन बताता है कि ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है इसे आप एक्स एक्सिस चुनोगे और ये जो नॉर्थ की डायरेक्शन है इसे आप वाई एक्सिस चुनोगे। ये भी मान्यता है, ये भी कन्वेंशन है जो कि आपको जानकारी में होना आवश्यक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, देखिए एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, ये वेक्टर ए है और ये जो एंगल है इस एंगल को मैं 30 डिग्री कर देता हूँ। और एक और दूसरा वेक्टर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर जाता हूँ, ये रहा वेक्टर बी। और फिर ये जो एंगल है ये एंगल भी 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री ही है। तो आप इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो वेक्टर ए है ये ईस्ट की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या वेक्टर बी भी 30 डिग्री का ही तो एंगल बना रहा है? तो क्या आप कहेंगे, क्या इसे लिखा जाएगा कि वेक्टर ए मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ ईस्ट या विथ एक्स एक्सिस? तो फिर बी के साथ भी तो वही लिखा जाएगा तब तो फिर क्या दोनों डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों की डायरेक्शन अलग। तो फिर यहाँ पर आप अगर गौर से देखो, इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वेक्टर ए है यह ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर है। देखिए ये ईस्ट से नॉर्थ की ओर आप जा रहे हो, ये ईस्ट से नॉर्थ की ओर है। और ये जो वेक्टर बी है ये ईस्ट से साउथ की ओर है, ये ईस्ट से साउथ की ओर है। तो जब एक वेक्टर का एंगल ईस्ट से नॉर्थ की ओर होगा तो उसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहा जाता है, और यदि ईस्ट से साउथ होता है तो उसे साउथ ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो रूल के अनुसार से आप क्या कहोगे कि वेक्टर ए इज एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पर है, तो डायरेक्शन क्या है? तो आप इसे कहोगे कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है इसका मतलब हुआ कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। और अगर आप वेक्टर बी की बात करते हो तो वेक्टर बी के बारे में कहोगे कि वेक्टर बी इज एट 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री के एंगल पर है, लेकिन ये हो जाएगा आपको साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट आप इसके लिए लिखोगे। या क्वेश्चन में अगर साउथ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ होगा, अगर साउथ ऑफ ईस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ईस्ट से साउथ की ओर 30 डिग्री। और अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कि ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री। फिर आप जरा इसे देखिए, आप ये जो वेक्टर ये है इसका अगर नॉर्थ के साथ एंगल आप लेते हो तो ये 60 डिग्री होगा, लेकिन नॉर्थ के साथ 60 डिग्री तो इधर भी होगा और इधर भी 60 डिग्री होगा, तो इधर भी 60 डिग्री होगा। तो जब ये नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में होगा
तो उसे लिखा जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी आप वेक्टर ए के लिए ये भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज एट 60 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब आप यह भी समझ लें कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दोनों एक्चुअली एक ही डायरेक्शन को बताता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही डायरेक्शन को ये बता रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब उसी प्रकार से वेक्टर बी इज एट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो फिर वेक्टर बी का अगर आप साउथ के साथ एंगल देखोगे तो ये 60 डिग्री, ये भी 2 हो जाएगा। तो फिर इसे आप क्या लिखोगे, तो आप वेक्टर बी के लिए यह लिख सकते हो कि वेक्टर बी इज एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की ओर। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब हुआ साउथ से ईस्ट की ओर, साउथ से ईस्ट की ओर हो गया। तो फिर अब आप ये बताओ कि यदि एक वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर सी है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो फिर ये एंगल भी तो 45 डिग्री ही होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। तो वेक्टर सी के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप वेक्टर सी जो है एक्चुअली वह ये हुआ आपका वेस्ट, ये हुआ आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में 45 डिग्री का मीनिंग हुआ कि दोनों के बिल्कुल बीच में। और अगर ऐसा है तो आप 45 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये लिखोगे कि वेक्टर सी इज अलोंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट या इसे वेस्ट नॉर्थ भी कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ दोनों में कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर मैंने 45 डिग्री नहीं लगाया है, तो यहाँ पर एंगल इसलिए नहीं लगा है कि नॉर्थ वेस्ट का मीनिंग होगा कि नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब एक वेक्टर 2 डायरेक्शंस के बीच में होगा तब फिर वहाँ पर आपको एंगल लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी आप उस वहाँ पर आप नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, और अगर मान लें कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्शन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होगा उसे अगर आप नहीं समझ पाते हो तो उस कंडीशन में आपका जवाब गलत हो जाता है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन कन्वेंशन। आप डायरेक्शन कन्वेंशन के बाद अब मैं आपसे एंगल कन्वेंशन की भी जिक्र करने जा रहा हूँ, वह भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एंगल कन्वेंशन को क्लियर करता हूँ। अब यहाँ देखें, मान लो कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की ये डायरेक्शन है, और यहाँ एक वेक्टर मैं आपको दिखा दूँ, ये वेक्टर ए है, और फिर ये जो एंगल है ये मान लो कि एंगल 30 डिग्री का ही है, और यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल भी 30 डिग्री का ही है। तो फिर क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वेक्टर ए एक्स एक्स 30 डिग्री है और बी भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत। क्योंकि रूल बताता है कि जब भी आप एक एक्सिस या एक डायरेक्शन के साथ 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स के एंगल को आप टेक करते हो, आप एंगल को लेते हो, तो उस कंडीशन में यदि एक एंगल जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एक एंगल को आप पॉजिटिव मानते हो तो क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा वह निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और इस डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव मानते हो एंगल को तो फिर ये जो सेंस ये आपको हो गया क्लॉकवाइज सेंस, और इस सेंस में एक एंगल जो होगा वह निगेटिव हो जाएगा।
अब आप देखें तो ज़रा कि वेक्टर ए का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वह क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप देखें यहाँ पर, चलें आप एक्स एक्सिस से ये वेक्टर ए तक, तो ये देखिए आप ये जो सेंस है ये इसमें आ गया यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यदि आप यह कह देते हो कि एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, अगर वेक्टर ए की एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर आप ये कह दो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर आप कहते हो, तो फिर अब आप देखो तो वेक्टर बी के एंगल को क्या कहना चाहिए, तो एंगल ऑफ वेक्टर बी विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बी का जो एंगल होगा अगर उसे आप अल्फ़ा कहोगे तो वह 30 डिग्री यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला। आप गौर से देखिए, आप ये रहा एक्स एक्सिस और यहाँ से वेक्टर बी तक आप रीच करते हो, तो ये देखिए ये जो सेंस है ये इन क्लॉकवाइज सेंस में चला गया, तो जाहिर है कि यहाँ पर ये आपको लिखाएगा -30 डिग्री। तो आपको इसी बात का ख्याल रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल पॉजिटिव आप लेते हो तो क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होगा उसे आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव से बचना चाहते हो, बहुत सारे छात्र बचना चाहते हैं क्योंकि -θ और थीटा दोनों के मान को रखने में आपको बहुत सारे छात्र को प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, ये जो वेक्टर बी है इसके एंगल को अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना पड़ेगा। तो ये जो 30 डिग्री है ये है क्लॉकवाइज सेंस, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आओगे तो ये यहाँ से ये एंगल हो गया, और अगर ये यहाँ तक पहुँच जाता तो 360 डिग्री होता। तो इसे अगर आप पॉजिटिव वैल्यू में रखना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा 360 डिग्री -30 डिग्री, यानी अल्फ़ा को आप 330 डिग्री लिख सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी वेक्टर्स के एंगल हम सभी टेक करेंगे, सभी वेक्टर्स के एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही सेंस में ले लेंगे तो बेहतर है, यानी सभी एंगल पॉजिटिव ही होगा। और यदि हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो फिर मेरे द्वारा गलत तो कभी नहीं बनेगा, बिल्कुल सही सही सॉल्यूशन तैयार होगा। तो फिर एक और यहाँ पर डायग्राम मैं खींच देना चाहता हूँ। अगर ये एक मान लो कि ये एक वेक्टर सी है, ये एक वेक्टर सी है, और आपको बताया हुआ है कि ये जो एंगल, ये वाला एंगल ये 120 डिग्री है। तो वेक्टर सी के एंगल को अगर एक्स एक्सिस के साथ बताना हो और पॉजिटिव बताना हो तो एक्स एक्सिस के साथ ये देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आइए, और इस डायरेक्शन में अगर आप आते हो तो ऑटोमेटिक है कि 360 - 120 करना पड़ेगा। तो आप वेक्टर सी के लिए लिख सकते हो कि एंगल ऑफ वेक्टर सी विथ एक्स एक्सिस, अगर इसे बीटा के द्वारा दिखा दिया जाए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री -120 डिग्री, और ये 240 डिग्री लिखना बेहतर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर 120 का आप यूज़ करोगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 120 डिग्री अगर आप लेते हो तो ये देखिए ये क्लॉकवाइज सेंस में 120 डिग्री आता है। तो आप 240 डिग्री लिखिए या -120 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि आप एंगल को माइनस में कभी भी मत लो। आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में लोगे तो आपको सॉल्यूशन करने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होता है और आप गलत कभी नहीं होगे। एक एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो जिसमें कि आपको 4 फोर्स आपको दिखाए गए, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3 और फोर्स F4। यहाँ पर सभी फोर्स की एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल लेना है सभी फोर्स का। तो क्या होगा, सबसे पहले आप ये देखें, एंगल ऑफ F1 विथ एक्स एक्सिस, अगर F1 फोर्स F1 की एंगल आप
एक्स अक्ष साथ लेते हो, अगर आप इसे θ1 कहते हो, तो जैसा कि रूल है कि हमें सभी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना बेहतर होगा। तो ये रहा एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस साथ F1, एक्स एक्सिस से F1 तक अगर आप रीच करते हो, ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल तो 90 - 40 डिग्री होगा। तो ये θ1 इक्वल जो है ये 90 - 40 डिग्री लिखाएगा, और ये एंगल एक्चुअली आपका हो जाएगा 50 डिग्री। उसी तरह से अगर आप एंगल निकालते हो, एंगल ऑफ फोर्स नंबर 2 F2 विथ एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस साथ इसके एंगल लेते हो, तो जैसा कि आप F1 का एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए हो, तो ये रहा फोर्स F2, इसकी एंगल भी आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना होगा। तो उस कंडीशन में ये रहा, ये कंप्लीट एंगल यहाँ तक आओगे, और ये जो कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल, तो जाहिर है कि 360 में से इसे घटाना होगा, या ये 270 प्लस इस एंगल को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो यह लिखाएगा θ2 इक्वल 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखें, ये तो रहा कि F2 का एंगल, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लिया गया। अब यदि F3 का एंगल आप लेते हो, तो फिर आप लिखते हो कि एंगल ऑफ फोर्स नंबर 3 F3 विथ एक्स एक्सिस, इसे अगर आप θ3 कहते हो, तो आप देखिए θ3 क्या लिखाएगा, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा F3, तो आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ जाओ। ये एंगल, ये यहाँ से ये जो एंगल है, ये हो जाएगा आपका θ3। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप यहाँ तक 180 प्लस 60, तो आपका जो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखना बेहतर होगा। और फिर लास्ट वन, यानी एंगल ऑफ फोर्स F4 विथ एक्स एक्सिस, अगर इसकी एंगल एक्स एक्सिस साथ आप निकालते हो, इसे आप θ4 कहते हो, तो θ4 कितना लिखाएगा, आप ये देखिए, ये रहा F4 और एक्स एक्सिस साथ आप F4 तक आप तो ये एंगल रहा, और ये जो एंगल, ये एंगल या 180 में से 45 डिग्री शॉर्ट रह जाता, कम रह जाता है। तो इसे आप अगर यह लिखते हो कि 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। और यदि सभी वेक्टर का एंगल आपने सही ले लिया, तो फिर सवाल तो बिल्कुल सही बनेगा, वो गलत बन ही सकता, बिल्कुल सही बनेगा। तो अक्सर स्टूडेंट रिसोल्यूशन, एडिशन बाय रिसोल्यूशन या रिसोल्यूशन में इसलिए अटक जाता है, इसलिए वह सवाल नहीं बना पाता, क्योंकि वह डायरेक्शन कन्वेंशन को और एंगल कन्वेंशन को नहीं समझता है, और वह गलत एंगल और गलत डायरेक्शन का चुनाव कर लेता, और फिर उसका आंसर गलत हो जाता। तो मैंने आज आपको डायरेक्शन कन्वेंशन और एंगल कन्वेंशन को स्पष्ट किया है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे समझे होंगे। और फिर अगले भाग में मैं आपसे एडिशन बाय रिसोल्यूशन, यानी रिसोल्यूशन के द्वारा वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, मैं उस पर जिक्र करूँगा। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।